helping us from ultraviolet rays, protecting us from ultraviolet rays. तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और उसको रेस को ये रोक रही है। अपर एटमॉस्फेयर में ये बन रही है बेसिकली, ठीक है, और हम आर्टिफिशियली सिंथेटिकली लैब में भी बना सकते हैं। इसके लिए 2 ओजोनाइजर्स हैं, साइमंस ओजोनाइजर है, उससे बना सकते हैं। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है वो यही है कि ओजोन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है बेटा, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिमेन लॉन्ग एटमॉस्फेयर या ये कहें एट द सी लेवल at a height of 20 kilometer form from atmospheric oxygen in presence of sunlight, ठीक है। और इन सारी बातों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, द इंपॉर्टेंस इज ओनली कि ओजोन जो है ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से या उनको रोकने की वजह से हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। नाउ ये है इसकी प्रिपरेशन। अब बेटा प्रिपरेशन में आप समझना क्या है कि अगर आपने ऑक्सीजन ली है, दैट इज ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स टू ओजोन, ठीक है। कैसे ऑक्सीजन को आप ओजोन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ग्रुप आप चेंज कर लेंगे ओजोन में, पासिंग इलेक्ट्रिक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करके, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का पास करके आप इसे बना लेंगे, ठीक है। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे किया जा सकता है, ऑक्सीजन पास किया, वहां साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, अभी वर्ड क्लियर हो जाएगा साइलेंट क्यों, तो उससे कुछ ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो O2 ब्रेक होगा फ्री रेडिकल्स में, और ये फ्री रेडिकल्स जुड़ के ओजोन बना सकती हैं, ओनली 10%, मात्र 10%। तो 100 मॉलिक्यूल अगर भेजे हैं तो मे बी 10 मॉलिक्यूल ओजोन में चेंज होंगे। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि ये ओजोन इतने कम क्यों बनते हैं, या इट इज वेरी लेस स्टेबल, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है, ठीक है, वो है ओजोन कम स्टेबल क्यों है। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। ये है ओजोन, ओजोन का जो फॉर्मेशन था वो था एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, यानी ओजोन का जो डिसोसिएशन होगा, ध्यान से देखिए, ये डिसोसिएशन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। दैट मीन्स जब ओजोन ब्रेक करेगी O2 और O में, या O2 में चेंज हो जाएगी, तो ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। तो एक पॉइंट तो एक्सोथर्मिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप ये चेक करो कि यहां 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां 3 मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, डिग्री ऑफ रेंडमनेस इज इंक्रीजिंग। ये 11th के पॉइंट हैं। फिलहाल हमें यहां इन पॉइंट की जरूरत कहां है, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ओजोन कम स्टेबल क्यों है। तो 11th में एक चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि वो रिएक्शन जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी का क्या मतलब है, ओके, कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, कुछ बच्चों को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, कुछ बच्चों को साउंड क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, एक और टोटका करके देखते हैं, एक मिनट रुकिए बेटा, आज इंटरनेट हटा के
बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ क्लियर हुआ वीडियो? कुछ क्लियर हुआ? चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं शायद धीरे धीरे क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज ओजोन। ओजोन को हम कह रहे हैं कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। क्यों है भाई ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल? तो इसका पहला पॉइंट है कि इसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है? इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अभी बताया मैंने आपको कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच माइनस में होगा। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और अभी हमने डिस्कस किया कि हम मोल्स कम हुए हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। तो बढ़ने का मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव में है, टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय जो भी एंट्रोपी की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। और जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स माइनस टी इंटू वाई है, दैट मीन्स ये दोनों चीजें माइनस में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और बच्चों अगर आंसर नेगेटिव में आएगा, दैट इज दिस प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है ऑक्सीजन में, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? क्योंकि इसका डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। सच रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। कुछ भी टेम्परेचर कर दो, यहां तक कि 0 केल्विन भी कर दोगे, ये टर्म 0 होगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, यानी हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। दिस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो ओजोन का टूटना हमेशा स्पॉन्टेनियस है, दैट मीन्स ओजोन हमेशा टूटना चाहेगी। बच्चों अगर ये हमेशा टूटना चाह रही है, दैट इज अनस्टेबल। कॉमन सेंस। इसीलिए लार्ज क्वांटिटी में अगर ओजोन कहीं है तो इट कैन बी एक्सप्लोसिव इन नेचर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये इजिली ब्रेकअप हो सकती है और वो इट मे कॉज एक्सप्लोजन। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए, ओजोन हम बनाते कैसे हैं। हम ऑक्सीजन पास करते हैं साइमंस ओजोनाइजर में, और वो ऑक्सीजन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, साइलेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। ध्यान देना, फॉर्मेशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ओजोन जब बनती है तो प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट चाहिए होती है, तो एनर्जी देते हैं, ब्रेक करता है ऑक्सीजन O और O में, और वो जुड़ने के बाद ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। बट ओजोन क्योंकि एक अनस्टेबल है, इजिली टूट जाता है, तो अगर एक्सेस ऑफ एनर्जी आपने दे रखी है वहां, या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जगह ज्यादा एनर्जी दे रखी है, तो उस समय वो ओजोन तुरंत टूट के वापस ऑक्सीजन बना लेगा, क्योंकि ओजोन से ज्यादा स्टेबल क्या है? O2 या ऑक्सीजन। तो हमारे दो पॉइंट हो गए। एक हो गया प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ओजोन हम कैसे बनाएंगे। तो बेटा ओजोन आर्टिफिशियली बनाई जा सकती है, लैब में बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके उसमें ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके वो जब जुड़ेगी तो ओजोन बन जाएगी। दूसरा है पॉइंट जो अभी हुआ कि ओजोन बेसिकली थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, और इसका आंसर ऐसे ही दिया जाता है कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ओजोन का टूटना एक्सोथर्मिक है, टूटना, और ओजोन जब टूटती है तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स बनते हैं 2 मोल्स से, यानी एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ना, एनर्जी कम होना, दोनों चीजें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर करते हैं। ये लिखा है कैसे फेवर करते हैं, कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, और वो रिएक्शन जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, अपने आप टेक प्लेस करने वाली हैं। इसलिए ओजोन से ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन और ओजोन की इस प्रॉपर्टी में, यानी ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओजोन एक पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वॉयलेट और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर आपने इसे लिक्विफाई कर दिया, उसका सॉलिड कर दिया, तो कलर चेंज होंगे, पेल ब्लू से डार्क ब्लू से वॉयलेट में।
स्मॉल अमाउंट में अगर ओजोन आपने इनहेल की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट 100 ppm से ज्यादा में अनकॉन्शियसनेस या नोजिया या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाई अमाउंट ऑफ ओजोन प्रॉब्लम करती है, स्मॉल अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं। ओजोन की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो है इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। बेटा क्या है, ओजोन जो है दैट इज O3, दिस वन, ये इजिली टूटती है O2 और O में, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कोर्स में उन्होंने दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर हम चलें कि ओजोन किसको किसमें ऑक्सीडाइज कर सकती है, तो अगर मेटल सल्फाइड दे दिए तो उन्हें सल्फेट्स में चेंज कर देगी। ठीक है, ये दे रखा है। पीबीएस को ओजोन से करें PbSO4, आयोडाइड को करें तो आयोडीन में। तो ओजोन किसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी बेटा, अगर आयोडाइड आयन है ओजोन से रिएक्ट करें तो वो I2 में चला जाएगा, वॉट एवर द बैलेंसिंग अभी देख लेंगे। और ऐसे ही अगर पीबीएस है ये ओजोन से रिएक्ट करे, ठीक है, अगर बेटा ये ओजोन से रिएक्ट करेगी तो ये चेंज हो जाएगा PbSO4 और ओजोन का रिडक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन में। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंट मीडियम, जैसे पीबीएस और ओजोन की रिएक्शन PbSO4 और ऑक्सीजन बना 4 ओजोन से 4 ऑक्सीजन, और आयोडाइड वाली रिएक्शन में वाटर है और उस तरफ OH भी है। आयोडाइड की रिएक्शन में यहाँ वाटर है और इधर OH आयन है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, और यहाँ 4 मोल्स इसके हैं। तो ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों आयोडाइड वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयोडाइड वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बता रहा हूं बेटा, थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल क्यों अभी बताते हैं। आयोडाइड वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो इससे किया जाता है। मतलब हमें एक ओजोन का सैंपल दिया गया, उसमें हमें पता करना है इस सैंपल में एक्चुअली में प्योर ओजोन कितनी है, क्योंकि ओजोन टूट के ऑक्सीजन भी बना रही होती है तो ओजोन अनस्टेबल है। तो कितनी ओजोन एक्चुअल है, तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। करते क्या है, हम एक्सेस में KI ले लेते हैं, एक्सेस में KI लिया एक्सेस, और उसको ओजोन से रिएक्ट कराया। जैसे ही एक्सेस में KI को ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो आयोडीन गैस लिबरेट होती है, I2 लिबरेट होता है, और I2 की एक टाइट्रेशन है, इसे कहते हैं हम आइडोमीट्रिक टाइट्रेशन। Na2S2O3 की आयोडीन से कराते हैं, Na2S4O6 बनता है और Na2S4O6 बनता है, साथ में NaI बनता है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इस टाइट्रेशन से हमें पता चल जाता है आयोडीन कितनी बनी, और अगर हमें पता लग गया आयोडीन कितनी बनी, इसका मतलब हमें यहां पता चल गया कि आयोडाइड आयन कितने रिएक्ट किए और कितने ओजोन रिएक्ट किए। तो बेसिकली हमें पता लग गया ओजोन कितनी थी। तो ये हमारे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनिए कि हाउ डू वी क्वांटिटेटिव मेजर ओजोन। तो उसका आंसर में हम लिखते हैं ओजोन सैंपल इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ KI which is borated, or you can say in borates having pH 9.2। उस पॉइंट को अगर आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा। ये देखिए, when ozone reacts with excess of potassium iodide, obviously potassium iodide is KI, ठीक है, buffered with borate जिसकी pH 9.2 है, और इसके आगे का मैंने आपको बता दिया है, आयोडीन लिबरेट होगी which can be titrated against standard solution of sodium thiosulfate। इन्होंने रिएक्शन नहीं दिए है कि आयोडीन जो निकलेगी वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगी। फिर से सुनिए, ओजोन इज रिएक्टेड विद, द सैंपल ऑफ ओजोन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ KI, आयोडीन इज लिबरेटेड। अब चाहो तो वो बफर्ड वाला याद रहे तो वो भी लिख दीजिएगा, बफर्ड विद बोरेट बफर हैविंग pH 9.2। आयोडीन इज लिबरेटेड, दिस आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद, इस आयोडीन का टाइट्रेशन कर देते हैं हाइपो से Na2S2O3 से, जिसे सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं, और हाइपो से टाइट्रेशन करने के बाद हमें पता चल जाता है आयोडीन कितनी थी, आयोडीन कितनी मतलब ओजोन
एक्चुअली में प्योर कितनी है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं दैट ओजोन हमारे पास क्वांटिटेटिवली अवेलेबल कितनी है। ठीक है, एक बारी मैं यहाँ तक का रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे लेट आए या वॉट एवर यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए लेट्स रिपीट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो बच्चों हमने आज पढ़ना है ओजोन। ओजोन बेसिकली क्या है? O3 है, इट इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन में को बनाएंगे कैसे? एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लीजिए, इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास कीजिए, ये साइमंस ओजोनाइजर कहलाता है जिससे ये बनता है। तो ओजोन को हम बनाएंगे कैसे? ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में करेंगे, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, 10% ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी ओजोन में। हाई इंटेंसिटी या चिंगारी जिसे कह सकते हैं, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो ओजोन है वो वापस टूट के ऑक्सीजन बनाएगी, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक कम स्टेबल है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन के टूटना, ओजोन जब टूटती है तो ये प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव है। ओजोन का टूटना डेल्टा जी नेगेटिव कैसे है? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है। ओजोन का टूटना एक्सोथर्मिक है, टूटना, बनना तो एंडोथर्मिक था, टूटना एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। और क्योंकि पार्टिकल्स ओजोन के टूटने में बढ़े हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव में है, ये हमने यहाँ पॉजिटिव दिखाया है, एंट्रोपी पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये माइनस में, ब्रैकेट खुलने का ये भी माइनस में, दोनों चीजें माइनस में है तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। और क्योंकि इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है इसलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो ओजोन का डिकम्पोजिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? बिकॉज डेल्टा जी नेगेटिव है। ये टूटती काहे में है? O2 और O में। यहां निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट ही पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से ये दोनों ब्रेक करेंगे, बट देयर शुड नॉट बी वॉयलेंट, जैसे 10,000 वोल्ट ये सब नहीं हो सकता, कम होगा। नाउ द ओजोन जो है ये ब्रेक करेगा O2 और O में। ये O दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये O किस में ऑक्सीडाइज कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आयोडाइड आयन होगा तो आयोडीन बना देगा, लेड सल्फाइड होगा तो लेड सल्फेट बना देगा। नाउ द पॉइंट इज दैट आयोडाइड से आयोडीन बनने वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम क्वांटिटेटिवली पता कर लेते हैं ओजोन है कितनी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिवली पता कर लेते हैं? अगर ओजोन हमारे पास है तो वो टूट के ऑक्सीजन में भी चेंज हो रही होगी, तो अब एक्चुअली सैंपल में ओजोन कितनी है कैसे पता करें? तो बेसिकली हम एक्सेस, थोड़ा सैंपल लेके एक्सेस ऑफ KI से रिएक्ट करते हैं और उससे आयोडीन निकलती है और आयोडीन टाइट्रेट कर लेते हैं हाइपो से, वहां से हमें पता लग जाता है एक्चुअली में आयोडीन कितनी थी। और जब हमें पता लग गया भैया आयोडीन इतनी थी तो हमें ये पता लग गया ओजोन कितना था। जैसे आयोडीन के 2 मोल बने, इसका मतलब जो भी बैलेंसिंग होगी उसके हिसाब से उतने मोल्स रिएक्ट किए, तो पता चल गया भाई यहाँ आयोडीन के इतने बने इसलिए ओजोन के इतने रिएक्ट किए हैं। तो यहां से इसको कहेंगे। टाइट्रेट का क्या मीनिंग है? भैया 11th में आप लोग कुछ पढ़ते थे या कुछ भी नहीं पढ़ते थे? टाइट्रेशन का बेसिक एक तरीका होता है जिससे ये पता चलता है न्यूट्रलाइजेशन से या दो चीजें रिएक्ट करके एक्चुअल में ये है कितनी, इसकी पीएच कितनी है, इसमें इक्विवेलेंट कितने हैं। Titration is the basic method in which we determine normality of unknown solution with the help of given known solution। मतलब जैसे सेब लिया आपने, सेब का रस निकाला, अब सेब के रस की आपको पीएच चाहिए या उसमें आपको पता करना ये एसिडिक है, बेसिक है और कितना एसिडिक है, तो इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। बेटा टाइट्रेशन हम अलग अलग चीजों से कर सकते हैं, मोहर सॉल्ट या बाकी चीजों से, लेकिन हम उस मेथड का यूज करेंगे ना जो कंफर्टेबल हो। एक्चुअली मोहर सॉल्ट अगर आपने सुना है तो वो मोहर सॉल्ट, मनु बेटा आपको बता रहा हूं, मोहर सॉल्ट में जो रिएक्शन होती है उसमें आयरन ऑक्सीडाइज होता है +2 से +3, ये है। और ऑब्वियसली मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? ओजोन कर सकता है, तो वहां भी टाइट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मोहर सॉल्ट भी लिया जा सकता है या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ओजोन से आयोडीन की टाइट्रेशन सबसे कॉमन है, इसे आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। फिलहाल आयोडाइड से रिएक्ट करके आयोडीन बनेगी और उस आयोडीन को हम पता कर लेंगे टाइट्रेशन से कितनी बनी।
जब हमें पता है आयोडीन इतनी बनी तो हमें ये भी पता लग गया ओजोन कितनी थी। तो एग्जाम के लिए पहले तैयारी करिए नॉलेज के साथ साथ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बेटा ओजोन को क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट करेंगे। आंसर आपको क्या लिखना है, ओजोन इज रिएक्टेड विद या सैंपल ऑफ ओजोन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ KI। बहुत सारा KI ले लिया एक्सेस, जिससे कि जितनी ओजोन असलियत में है वो पूरी रिएक्ट कर जाएगी। एक्सेस ऑफ KI से रिएक्ट करेंगे, आयोडीन लिबरेटेड, आयोडीन इज रिएक्टेड विद हाइपो एंड इट इज टाइट्रेटेड विद हाइपो। तो यहां से पता चल जाएगा आयोडीन थी कितनी, और जब पता लग गया आयोडीन कितनी थी तो ये भी पता लग गया ओजोन एक्चुअल में उस सैंपल में थी कितनी। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, तो अब यहां तक हुआ हमारे पास ओजोन में। अगला पॉइंट है ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों ओजोन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया और इसी का रिवर्स दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। ये दो स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, दीज आर टर्म्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल कह लीजिए, एक दूसरे से इनसे मिलके रेजोनेंस का हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, अब पूछो बेटा शिव क्या पूछना चाह रहे हो। सर मैं कह रहा था कि सर आपने KI से कहाँ रिएक्ट करवाया, मतलब KI से KI ओफो ओफो बेटा, काश 11वां थोड़ा पढ़ लेते। ये जो आयोडाइड लिखा है इसमें के साथ में था, के हमने शो नहीं किया। दे आर नोन एज स्पेक्टेटर आयंस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, वो दोनों तरफ हटाए जा सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन में ना दिखाओ तो चल जाता है। दे आर स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर समझते हो, दर्शक गण। कई बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, विदाउट एनी चेंज। दर्शक उन्हीं को कहते हैं, वही यहाँ के था, दर्शक था, उसे लिखने की जरूरत नहीं थी। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मेनली चेंज होता है, हम उस पर फोकस करते हैं। फिलहाल ये ओजोन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसमें आपको साफ दिख रहा है, एक बारी हमने लेफ्ट में डबल बॉन्ड दिखा दिया और एक बारी राइट में डबल बॉन्ड। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि ओजोन में ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ही प्योर डबल बॉन्ड है। और वैल्यूज की अगर बात करें तो यहाँ एनसीईआरटी में इसकी वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगी देखने को। तो बच्चों ये वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ दो ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर, तो और बॉन्ड एंगल है 117 डिग्री। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ दी है ना, दिस इज 128 पिकोमीटर, ये है 128 पिकोमीटर। बच्चों बेसिकली हमें वैल्यूज नहीं रटनी है, लेकिन कंसेप्ट याद करना है। व्हाट इज द कंसेप्ट, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, उसकी बॉन्ड लेंथ होगी लगभग, आई एम टेलिंग अंदाजा बता रहा हूं आपको, रैंडम वैल्यू 140 136 ऐसे होगी। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं, ये 136 है और ये 120 है। और जो ओजोन है उसमें ना तो 136 वाली वैल्यू दिखी ना 120 वाली वैल्यू दिखी। इसका मतलब ये क्लियर है, इसमें ना तो प्योर डबल बॉन्ड है ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स इनके बीच की कहानी है, डबल और सिंगल के बीच की, जिससे रेजोनेंस कह सकते हैं। तो ओजोन में रेजोनेंस होती है और इसका बॉन्ड एंगल व्हाटएवर 117 डिग्री है और बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है। वो याद नहीं करनी, कंसेप्ट से याद रखनी, रेजोनेंस है। तो अब अगला पॉइंट, ओजोन के क्या क्या पॉइंट हो गए बच्चों। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकती है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटिटेटिव मेजर कैसे कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि अपर एटमॉस्फेयर में ये आजकल डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे निपट रही है। कैसे निपट रही है, इसके दो मेन रीजन माने जाते हैं। पहला रीजन कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ओजोन से रिएक्ट करता है और NO2 और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। और इतने ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में ये पहुंचा कैसे, तो जो जेट प्लेन्स हमारे चलते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, उसका जो फ्यूल या उसके फ्यूल से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसमें NO है। तो एक तो सुपरसोनिक जेट प्लेन से NO निकल रहा है, शायद ये डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। दूसरा माना जाता है CFCs। CFCs आपको याद होंगे, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ कार्बन,
जैसे जिसको रेफ्रिजरेशन में हमने यूज किया है एंड हेलो एल्केन्स में यूज किया था, हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा भी है, वेरी गुड। एसी में रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरो CF2Cl2 ऐसे डेरिवेटिव, वेरी गुड। तो इनको CFCs का जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, ये गैसेस भी ओजोन को डिप्लीट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मान सकते हैं ओजोन को जो डिप्लीशन हो रहा है उसके पीछे ये दोनों रीजन तो ह्यूमन बीइंग के ही हैं, जेट प्लेन्स उड़ाना, CFCs यूज करना। तो मेनली ओजोन में इतना हुआ। अब देखते कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है ओजोन का, आई होप सो नहीं छूटा, सॉरी आई होप सो नहीं छूटा होना चाहिए। चलिए ओके बेटा एक सेकेंड है, ये हुआ ओजोन। देखिए जो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए हैं, व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहेंगे इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इट्स डिकम्पोजिशन हैज डेल्टा जी नेगेटिव। और अगर कोई कहता है व्हाई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, तो आप कहेंगे डेल्टा एच इज नेगेटिव एज वेल एज एंट्रोपी इज पॉजिटिव। ओजोन इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेटेड, ये भी आपको दोनों चीजें बता दी। यूजेस आपको मालूम होगा कि ओजोनलिसिस या ओजोन से एक प्रोसेस चलता है वाटर में जर्म्स को किल करने का, तो इट इज अ इम्पोर्टेंट जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर, ठीक है। कई जगह का पानी साफ करने में इसमें ओजोन का यूज करते हैं। ऑल्सो ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्लियर है, मतलब कोई कलर्ड सब्सटेंस है उसे कलरलेस में चेंज करना है, ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, स्टार्च एक्सेट्रा, जहां जहां आप देखते हैं कलर्ड चीजें होती हैं और उनको कलरलेस करना है, तो इस प्रॉपर्टी को ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। ओजोन इज ए वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट, और आप लोग यूज करते ही हैं, कई लोग चेहरे की ब्लीच कराते हैं, बालों की ब्लीच कराते हैं, तो बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो हट जाता है, ब्लैक कलर हट जाता है, वो व्हाइट हो गए, उसमें दूसरे कलर जल्दी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इट इज अ गुड ब्लीचिंग एक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ओजोन, ओके। वेट ए मिनट, ओके चलिए जैसे है फास्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ टाइम। बेटा ग्रुप 16, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है तुम्हारा कमांड डिसेबल कर दिया है, लाइसेंस खरीदो, चलो बाद में देखेंगे। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और ये एनसीईआरटी से कुछ अलग हटके एक दो पॉइंट है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉरन, ठीक है। इट वाज नेम प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट, एक सेकंड बच्चों, एंड द फॉर्मूला O3 इज डिटरमाइंड बाय सोरेट, इन्होंने इसका फॉर्मूला खोजा है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन या अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, उससे हमें बचाता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, और ध्यान से देखना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। लैब में इसका मैंने आपको बताया था, साइमन सिमंस ओजोनाइजर है, या एक दूसरा भी है ब्रॉडी ओजोनाइजर, उससे बनाते हैं। सिर्फ 5 से 10% ओजोन बनती है, बाकी ऑक्सीजन होती है उसमें, ठीक है। ओजोनाइड ऑक्सीजन इज कूल्ड, when ozone first liquefied it can be separated from gaseous oxygen, तो इसको लिक्विफाई करके सेपरेट कर लेते हैं। ये वाली एक प्रॉपर्टी पता नहीं कहां से आ गई, ठीक है। नाउ ठीक है, दिस वन बेटा ओजोन की प्रिपरेशन में एक और तरीका है, फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ओजोनाइड ऑक्सीजन बनती है, फ्लोरीन की अगर वाटर से कर दें तो ओजोन और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, ठीक है। ऐसे एक तरीका है, ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट रेस पास करें, तो ये पहले O और O में टूटेगा और फिर वो O2 से कंबाइन होके ओजोन बना सकता है, ठीक है।
तो ये ओजोन की प्रिपरेशन हुई, इसकी जरूरत अब नहीं है। पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड हो जाता है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है। ओजोन ऑब्वियसली ऑक्सीजन से हैवी है, 3 O एटम है, एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन टर्पेंटाइन ऑयल, एसिटिक एसिड। Inhale in small amount, nothing, but when 100 ppm then causes headache and nausea. ओजोन याद रखिएगा ऑक्सीजन से अलग है, इट इज डायमैग्नेटिक। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत इजी है कि ओजोन आसानी से टूट जाता है ऑक्सीजन में। क्यों टूट जाता है? अनस्टेबल है और नेसेंट ऑक्सीजन एटम की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर HCl पे ओजोन पास करोगे तो HCl जो है Cl2 में आ जाएगा। ठीक है? नहीं बेटा, ओजोन को ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट कराएंगे? ऑक्सीजन को किसी में ऑक्सीडाइज थोड़ी करना है। अब ये रहा FeSO4, यहाँ आपको कंसेप्ट देखना है। ये FeSO4 है, ये अगर ओजोन से रिएक्ट करेगा तो ये फेरिक में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है Ki वाली रिएक्शन, बेटा अब ये देखो विद बैलेंसिंग आपको दिख रही है, K लिखा हुआ भी दिख रही है, तो यहाँ I2 बनेगा और इस I2 का यूज करेंगे हम टाइट्रेशन में। और अगर लेड सल्फाइड है PbS और ओजोन पास कर दें तो लेड सल्फेट बन जाएगा। ऐसे ही जिंक सल्फाइड हो, कैडमियम सल्फाइड हो, कॉपर सल्फाइड हो, ओजोन से सारे के सारे सल्फेट में चले जाते हैं। अगर कोई नाइट्राइट है तो नाइट्रेट में चला जाएगा, सल्फाइट है तो सल्फेट में चला जाएगा। दैट इज इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऐसे ही आर्सेनाइट आर्सेनेट में चला जाएगा। ये हमने अभी कहा भी था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में यूज हो सकता है। K2MnO4 में ओजोन पास करो, KMnO4 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ओजोन हमेशा O2 में जा रहा है, यानी ओजोन का रिडक्शन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, देयरफॉर इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रहा K4FeCN6, यहाँ आयरन +2 है, ये फेरस है, ये फेरिक में चला जाएगा। मॉइस्ट आयोडीन अगर लेंगे, देखिए एक आयोडीन गैस थी, एक मॉइस्ट आयोडीन है। मॉइस्ट आयोडीन ओजोन के साथ आयोडिक एसिड भी बना सकती है। ऐसे ही सल्फर, फास्फोरस या आर्सेनिक अगर मॉइस्ट हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एसिड में चले जाते हैं। सल्फर से सल्फ्यूरिक, फास्फोरस से फास्फोरिक, आर्सेनिक से आर्सेनिक। ये आपने एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आ गया हो, दैट इज HNO3। HNO3 भी सल्फर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी है, ओजोन भी है, तो वही रिएक्शन है HNO3 वाली ही। ठीक है? H2S से सल्फर बन जाता है। ठीक है? Ki वाली रिएक्शन दोबारा आ गई है और इससे अगर एल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, तो ये पोटेशियम आयोडेट बना सकता है। नाउ इतनी रिएक्शन हमें जरूरत नहीं है, ये मेन है हमारी। ठीक है? NO और ओजोन की रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, NO2 बनता है और इसी रिएक्शन की वजह से हम मान रहे हैं ओजोन डिप्लीट हो रही है। ऑर्गेनिक में एक प्रोसेस है ओजोनोलिसिस, जो शायद मेरे से पढ़े हैं 11th में, उन्हें कुछ याद आया हो। ऑब्वियसली एक आध को तो याद आया ही आया होगा। ठीक है? 2 हाथ तोड़ के एक एक लड्डू दे दो। ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ ओजोन फॉर्म व्हेन डैश कलर व्हेन पोटेशियम मैग्नेट रिएक्ट विद ओजोन। तो बेसिकली पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट या KMnO4 में चला जाता है और KMnO4 का कलर पर्पल होता है, इसलिए यहाँ पर्पल आएगा। ओजोन और बेरियम परऑक्साइड से कर दें, ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन ओजोन एंड बेरियम परऑक्साइड, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। अब यहाँ पे एक साफ क्वेश्चन है, ओजोन और बेरियम परऑक्साइड का क्वेश्चन है, आपस में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा? तो ओजोन O2 में चली जाती है, लेकिन बेरियम परऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन में आया हुआ पॉइंट है कि मरकरी लूजेस इट्स मेनिस्कस एंड द ऑक्साइड्स फॉर्म स्टिक टू द इनर वॉल ऑफ द ग्लास ऑफ कंटेनर। तो आपने अगर सुना हो, इसे कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। दिस फिनोमेना ऑफ स्टिकिंग ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड टू द ग्लास इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है? और इसको आप दोबारा ला सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं बाय वॉशिंग विद वाटर। यानी अगर आप मरकरी की ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो मरकरी का ऑक्साइड मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाता है, एंड दिस वन ये स्टिकी नेचर का होगा, ग्लास में चिपकेगा, विच इज टर्म्ड एज टेलिंग ऑफ मरकरी। और बेटा बाकी ये रिएक्शन आपसे हो चुकी हैं डिस्कस, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये किस किस में से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करता है। ठीक है? ब्लीचिंग एबिलिटी का मतलब कलर्ड को कलरलेस में चेंज करेगा।
स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, सिंगल और डबल। बॉन्ड की बाद की बॉन्ड लेंथ 128 हो गया और एंगल 117 हो गया। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही प्रूफ हो सकती हैं ये बातें। इट फिनिशेस ओजोन। ठीक है बेटा, इट फिनिशेस ओजोन। चलो ओके। ठीक है, एनी डाउट जल्दी पूछिए। ओके, कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट है पूछो। चलिए अब ऐसा करते हैं, कल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कल कैसे करना है। क्या आप लोगों को 2:30 to 3:30 टाइम सूट कर रहा है ऑफलाइन क्लास के लिए? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? इस चैप्टर का नहीं तो आगे पढ़ेंगे ना, सीधा सीधा यही चैप्टर आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली। मतलब ये क्लास ऑफलाइन आ जाएगी, तो कल का टाइम 2:30 to 3:30 ऑफलाइन रखते हैं। एक्सट्रीम कोचिंग वाले एक्सट्रीम कोचिंग में ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप तो सारे एक्सट्रीम वाले ही यहाँ हुए हैं, तो एक्सट्रीम वाले एक्सट्रीम में आइए। और उस समय हम रिकॉर्ड कर लेंगे 2:30 to 3:30 पढ़ाने वाला बैच, और जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनको हम रिकॉर्डेड भेज देंगे। हाँ, सॉलिड स्टेट का जो चल रहा है उसका हम टाइमिंग चेंज कर देंगे, उसको हम अपोजिट मोड में ले जाएंगे, इसको ऑफलाइन में ले जाएंगे, उसको रिकॉर्ड करके, या उस वाले 11 वाले बैच को मैं यहाँ रिकॉर्ड करके उस समय ऑनलाइन कर दूंगा, क्योंकि 11 बजे कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो 11 बजे नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, तो आप उस समय ऑनलाइन ही कर दीजिएगा ना सर, 2:30 बजे। नहीं तो 2:30 बजे भी ऑनलाइन रहेगा ऑब्वियसली, उसी समय ऑनलाइन भी जैसे अभी चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कोचिंग आके भी पढ़ना चाहते हैं, या प्रॉब्लम लाके बैच के बाद रुक के पूछना चाहते हैं, तो वो अलाउ है, तो आ सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर इतना रहेगा कि अभी जैसे ये स्लाइड शो चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो ये उस समय पॉसिबल नहीं होगा। आई मीन टू से ऑफलाइन में अभी कोचिंग में ये बोर्ड नहीं पहुंचा है, तो कोचिंग में ऑर्डिनरी बोर्ड जैसे होती है व्हाइट बोर्ड, उस पर पढ़ाई होगी, और जो सुबह वाला बैच होगा उसको मैं इस पे रिकॉर्ड करके भेजता रहूंगा आपको। और बोलो, कोई डाउट? मतलब सर कल 2:30 बजे ऑनलाइन आना है बस। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ही आना चाहते हैं तो आप 2:30 बजे आ जाइएगा। ठीक है, और बच्चे जो वहां आना चाहते हैं वो वहां आ जाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली एक्सट्रीम वाले ही बच्चे आएंगे, क्योंकि जो अभी तक पेस कोचिंग वाले बच्चे वैसे है नहीं इस बैच में कोई भी, आई थिंक सो, लेकिन अगर हैं भी तो बेटा वो आप अपनी ही कोचिंग में जाएंगे। ठीक है, ओके, चल बेटा अर्पित, बाद में बात करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।